और 60% मार्केट एक्वायर करके बैठा है रेविट, जो कि खुद एक ऑटोडेस्क का प्रोडक्ट है। तो इसीलिए मोर और लेस हर जगह आपको रेविट 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 सुनने को। तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर पहली बात तो आपको यूज करना पड़ा कि 2D के लिए आप इधर जा रहे हो, 3D के लिए आप उधर जा रहे हो, क्यों ना ये दोनों एक ही में हो जाए। तो जब हम रेविट में बनाते हैं या आर्किकैड जैसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सब कुछ एक ही जगह बन जाता है। आप बना प्लान रहे हो, 3D अपने आप बन रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली अपने आप डल रही है, कॉस्टिंग अपने आप निकल रहा है। अब सोच के देखो कि 2011 तक यूके की गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया कि कोई भी गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग बनेगी, कोई भी पब्लिक बिल्डिंग जो बनेगी, उसके अंदर बिम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो भी लेवल 2 की। अब ये लेवल 2 क्या होता है उसको धीरे धीरे समझेंगे। उसके बाद बस लास्टली यही बोलूंगा कि बिम इज नॉट इक्वल टू रेविट। बिल्डिंग की मॉडलिंग तो आप सब ने ही की होगी, जी हाँ, मतलब किसी एक बिल्डिंग का 3D तो आप सब ने ही बनाया होगा ताकि हम विजुअलाइज कर सके, राइट। अब सोच के देखिए कि उसी बिल्डिंग की मॉडलिंग के बीच में अगर मैं इंफॉर्मेशन डाल दूं तो कैसा हो, और इसी को हम बोलते हैं बिम। जी हाँ, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, ये इसका पूरा नाम है। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, और ऐसी डिटेलिंग में आपको कोई नहीं समझाएगा। एक छोटा सा आप रूम पकड़ लीजिए आपके ही घर का, उसमें क्या है, एक रूम का अगर 4 दीवार है, ठीक है, अगर मेरे को 3D में बनाना है, मॉडलिंग करनी है, तो सबसे पहले मैं 4 दीवार बनाऊंगा, उसके बाद एक सीलिंग बनाऊंगा और एक फ्लोर बनाऊंगा, एक जो है वो डोर लगाऊंगा और एक विंडो लगाऊंगा। ये आपकी मॉडलिंग हो गई, आपने मॉडलिंग कर दी। अब सोच के देखिए इसमें अगर हम इंफॉर्मेशन डाल दें, मतलब कि आप जैसे ही उस 3D के अंदर विंडो पे क्लिक करो और आपको उस विंडो का मैन्युफैक्चरर कौन सा फाइनल किया है वो पता चल जाए, उस विंडो में कौन सा गिलास लगने वाला है वो पता चल जाए, टिंटेड या टफ एंड कौन सा लगने वाला है, फ्रॉस्टेड, ये पता चल जाए। उसके बाद वो कौन से तारीख को लगेगा या कब से उसकी वारंटी स्टार्ट होगी वो पता चल जाए, क्या उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट होने वाली है वो पता चल जाए। उसके साथ साथ आपको उसकी कॉस्टिंग पता चल जाए कि एक विंडो की कॉस्टिंग कितनी आने वाली है ये पता चल जाए। सेम गोज विद वॉल आल्सो, आप जैसे ही वॉल पे क्लिक करो आपको उसके ईंट की मैन्युफैक्चरिंग पता चल जाए, आपका जो है वो नॉर्मल ब्रिक बनने वाला है, रेड ब्रिक या फिर एसीसी ब्लॉक लगने वाला है, कौन सा ब्लॉक लगने वाला है वो पता चल जाए। साथ में कौन सा कॉन्ट्रैक्टर उसको बनाएगा ये पता चल जाए, साथ में कौन से वेंडर को इसका ऑर्डर जाना है ये पता चल जाए। मतलब ये जितनी भी तरीके की इंफॉर्मेशन है, कॉस्टिंग से लेके हर एक चीज, उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन डालना। मतलब कि एक बिल्डिंग के 3D में जितनी ज्यादा आप इंफॉर्मेशन डालोगे उतना ज्यादा उसको हम एक्यूरेट बना सकते हैं। मतलब कि ये हो गया कि अगर हम एकदम डिटेल में अगर इंफॉर्मेशन डाल दें तो जो रियल में बनने वाला है उससे पहले हम उसको वर्चुअली बना चुके होंगे। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि बीइंग एन आर्किटेक्ट, मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूं, तो मैं उससे इंफॉर्मेशन ले सकता हूं उस 3D को देख के कि भाई कहां पर क्या क्या चीजें हैं और कैसे मुझे आगे की प्लानिंग जो है वो करनी है। सेम गोज विद कॉन्ट्रैक्टर ऑल्सो, कॉन्ट्रैक्टर उसी मॉडल को देख के समझ पाएगा कि कौन सा वेंडर फाइनल हुआ है, कौन से लोग फाइनल हुआ है, कौन सा जो है वो ब्लॉक फाइनल हुआ है, तो उसको स्किल्ड लेबर लाना है या आज किसी नॉर्मल लेबर से काम चल जाएगा। सेम गोज विद पीएमसी वाले, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट वाले, ये समझ पाएंगे कि आज शेड्यूलिंग कैसे करनी है, कितने महीने में ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, जितना ये बड़ा बना है कितने महीने में बन जाएगा, पहले कौन सा माल गिरवाना है, पहले सीमेंट गिरवाना है या कौन सा, और सीमेंट में कौन सी कंपनी गिरवाना है ये भी लिखा हुआ रहेगा, तो वो अपने आप को शेड्यूल कर पाएंगे। सेम गोज विद स्ट्रक्चर इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर भी समझ पाएगा कि क्या क्या चीजें कैसी है, क्या लोड हो रहा है, तो वो भी पूरा उसका लोड कैलकुलेशन कर पाएगा, कि रियल सिमुलेशन डाल पाएगा कि अगर हवा तेज चला रहे तो क्या वो बिल्डिंग टावर गिर तो नहीं जा रहा है, अगर स्काई स्कैपर है तो वो भी इन चीजों को देख पाएगा। सेम गोज विद एमईपी इंजीनियर्स ऑल्सो, कि हर कोई एक ही मॉडल से इंफॉर्मेशन ले पाएगा, एक ही मॉडल में चेंजेस कर पाएगा। अगर एक इंसान कोई चेंज करता है तो पूरी कॉस्टिंग में भी चेंज हो जाएगा, मटेरियल की क्वांटिटी में भी चेंज हो जाएगा, और ये सबको पता चल जाएगा, सबको। तो इसी को हम बोलते हैं बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन देना और उसी की मॉडलिंग करना। इसीलिए आप सुनते होंगे 3 टर्मिनोलॉजी, मतलब कि मॉडलिंग करना, डेटा रिच होना, मतलब कि डेटा का ज्यादा होना उस मॉडलिंग के अंदर, और साथ में कोलैबोरेटिव नेचर होना, कि सब लोग एक ही जगह पर रहकर इंफॉर्मेशन ले पा रहे हैं और कोलैबोरेट हो पा रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं बिम। अब बताइए इतनी डिटेल में किसी ने सिखाया होगा? चलिए इसको छोटे से तरीके से समझिए कि क्यों ही हमें इसकी जरूरत पड़ी। आप ये सोच के देखिए कि आप ऑटोकैड पे प्लान बनाते हो, अब उसको विजुअलाइज करने के लिए आप कहां जाते हो? किसी से बनवाते हो 3D में। अब या तो वो 3ds मैक्स पे बना रहा है, या आपका रेविट में बना रहा है, या आपका जो है स्केचअप पे बना रहा है। मोर और लेस आप स्केचअप वाले से बना रहे हो। अब आपको उसको मैनुअली चेक करना पड़ेगा कि उसने सही बनाया या नहीं। वो क्या करेगा, प्लान रखेगा, प्लान के ऊपर उसको मॉडल को जो बना देगा, उसको 3D बना देगा, लेकिन आपको उसको मैनुअली चेक करना है। आप उसमें क्लैश डिटेक्शन नहीं कर सकते। आप बीइंग एन प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, अगर आपसे भी कुछ गलती हो गई या कुछ चीजें नहीं देख पाए तो फिर क्या हो? तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर पहली बात तो आपको यूज करना पड़ा कि 2D के लिए आप इधर जा रहे हो, 3D के लिए आप उधर जा रहे हो, क्यों ना ये दोनों एक ही में हो जाए। तो जब हम रेविट में बनाते हैं या आर्किकैड जैसे सॉफ्टवेयर में बनाते हैं तो सब कुछ एक ही जगह बन जाता है। आप बना प्लान रहे हो, 3D अपने आप बन रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली अपने आप डल रही है, कॉस्टिंग अपने आप निकल रहा है। तो इसीलिए रेविट को उसका फाउंडेशन भी माना जाता है बिम का। अच्छा, रेविट को क्यों मानते हैं, आर्किकैड को क्यों नहीं मानते? क्योंकि रेविट जो है वो ओन कर लिया गया था ऑटोडेस्क के द्वारा और 2000 के टाइमलाइन में किया गया था, और 60% मार्केट एक्वायर करके बैठा है रेविट, जो कि खुद एक ऑटोडेस्क का प्रोडक्ट है। तो इसीलिए मोर और लेस हर जगह आपको रेविट 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 सुनने को मिलता होगा। इसलिए कई बार आपको मिथ भी सुनने को मिलता होगा कि बिम इज इक्वल टू रेविट, जो कि कभी नहीं होता। मैंने ना आज तक अपने किसी प्रीवियस वीडियो में बोला है कि
BIM इज इक्वल टू रेविट। तो आई होप सो कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक बिल्डिंग मैनी यूजर्स, मतलब कि स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, आर्किटेक्ट, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, MEP वाले हो, PMC वाले हो, कोई भी हो, वो सब एक ही बिल्डिंग से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपनी अपनी। और एक ही बिल्डिंग में अगर कोई भी एक इंसान चेंज करता है तो ऑटोमेटिकली सबके अंदर चेंज हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव नेचर, इंफॉर्मेशन लेना बिल्डिंग से और उसका 3D बनाना, मॉडलिंग करना। तो यही है हमारा कंप्लीट बिम। फाइनली आपको समझ में तो आया होगा। अब इसका एक बेसिक बैकग्राउंड समझिए। 1987 के टाइम पर ना आर्किकैड ने लॉन्च किया था, क्योंकि उस टाइम पर बिम का कंसेप्ट अभी मार्केट में आ रहा था। लोग समझ रहे थे कि बिम क्या होता है या बिम लाना चाहिए मार्केट के अंदर। तो आर्किकैड सबसे पहला सॉफ्टवेयर आया था। उसके बाद उसके 10 साल बाद आइए 1997 में रेविट लॉन्च हुआ। और रेविट के लॉन्च होते ही उसके 3 साल के अंदर अंदर ही उसको ऑटोडेस्क ने खरीद लिया। वो इतना अच्छा सॉफ्टवेयर था। फिर ऑटोडेस्क ने अपने उसके अंदर फीचर डाले। इस तरीके से उन्होंने आगे आने वाले टाइमलाइन में उसको पूरे अपने फीचर्स के साथ एक्वायर कर लिया। और 60% मार्केट जो है वो बिम का एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक्वायर कर लिया। हर जगह रेविट चलने लग गया। अब सोच के देखो कि 2011 तक यूके की गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया कि कोई भी गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग बनेगी, कोई भी पब्लिक बिल्डिंग जो बनेगी, उसके अंदर बिम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो भी लेवल 2 की। अब ये लेवल 2 क्या होता है उसको धीरे धीरे समझेंगे। लेवल 2 मतलब बेसिकली लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता है। LOD इसमें एक टर्मिनोलॉजी है, छोटा मोटा समझा देता हूं आपको डिटेलिंग में कि LOD क्या होता है। लेवल ऑफ डिटेलिंग। डिटेलिंग मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं आपको ऐसा हो कि कॉस्टिंग बता दूं, कितने टाइम में वो दीवार बनने वाली है वो बता दूं, अगर उसका मैन्युफैक्चर बता दूं कि कौन सा मैन्युफैक्चर है, कौन सी ईंट लगने वाली है, तो मतलब जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन डालूंगा उतना ज्यादा LOD बढ़ता चला जाएगा। तो मोर और लेस LOD 100 से स्टार्ट होता है और LOD 500 तक। अगर 500 है इसका मतलब ये समझिए कि उसके अंदर सारी डिटेलिंग डली हुई है, कॉस्टिंग से लेकर टाइमलाइन कि कितना टाइमलाइन लगने वाला है उसको बनने में, उस दीवार को बनने में, उस प्रोजेक्ट को बनने में। उसके साथ साथ उसके अंदर मैन्युफैक्चरर, उसके बाद ऑपरेशनल, या हर एक चीज उसके अंदर डिटेल में डली हुई है। तो जितनी ज्यादा डिटेलिंग होगी उतना ज्यादा LOD बढ़ेगा, है ना। और जितनी कम या बेसिक डिटेलिंग होगी उतना आप ये कह सकते हो कि LOD 100 होगा, LOD 200 होगा। इस तरीके से आप इसको डिटेल में देख सकते हो। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ LOD के ऊपर, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। इसमें तो मैं बेसिकली बेयर मिनिमम ऊपर से आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब इस बिम को जनरल यूजर को समझाने के लिए एक छोटे से एग्जांपल से ये समझाता हूँ कि आखिर बिम को आर्किटेक्चर से कैसे आप रिलेट करते हो, या क्या एक आर्किटेक्ट बनने के बाद अगर आप बिम मॉडलर बन जाते हो तो क्या आप एक आर्किटेक्ट नहीं रहते या अपना नेचर छोड़ देते हो, उसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप आज के डेट में एक आर्किटेक्ट हो, राइट, मतलब कि आप एक डॉक्टर हो, एक MBBS कर रखा है, आप एक डॉक्टर बन गए। क्या हो अगर आप MBBS डॉक्टर से MD कर लो और एक सर्जन बन जाओ, तो मतलब कि आप उसी फील्ड के आप स्पेशलाइजेशन फील्ड में चले गए और एक सर्जन बन गए। तो क्या सर्जन बनने से आप जो डॉक्टर बने थे MBBS वाले, वो सब चीजें नॉलेज खो दोगे? नहीं, आप उसकी डिटेलिंग स्पेशलाइजेशन में चले गए, उसके पर्टिकुलर एक निश में चले गए। लेकिन डॉक्टर गिरी, फिजिशियन बनना, एक बेसिक टैबलेट देना, वो तो आपको आता होगा जो आपका मेन कोर था, राइट। सेम गोज विद आर्किटेक्चर। आप एक आर्किटेक्ट बनते हो, उसके अंदर पर्टिकुलरली आप एक चीज चूज करते हो कि मुझे जो है वो बिम मॉडलर बनना है। बिम मॉडलर क्या होता है, इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आप एक आर्किटेक्ट और एक छोटे फॉर्म में काम करो, एक छोटे से एग्जांपल से समझिए, छोटे फॉर्म में काम कर रहे हो, तो वहां पर आप 2D के लिए क्या करोगे, कैड की प्लानिंग दोगे, DWG फाइल शेयर करोगे, PDF फाइल शेयर करोगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें जो शेयर करोगे, ज्यादा ज्यादा आप स्केचअप के मॉडल या 3D के मॉडल बना के प्रोवाइड करोगे, राइट। इससे आपकी कोई भी जो प्रोजेक्ट्स है ना वो आपके मोर और लेस हैंडल हो जाते हैं। व्हाट इन केस अगर आप उसके अंदर स्पेशलाइजेशन में बिम मॉडलर बन जाते हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप डिजाइनिंग फेज में नहीं रहते। जो एक आर्किटेक्ट है वो सिर्फ डिजाइनिंग फेज में है, लेकिन यहाँ पर आप ऑपरेशनल फेज में भी और कंस्ट्रक्शन फेज में भी चले जाओगे। मतलब डिजाइनिंग तो है ही है, उसके बाद उस डिजाइनिंग की कंस्ट्रक्शन कैसे होने वाली है, कितनी टाइमलाइन में होने वाली है, और साथ में उसकी ऑपरेशन भी देखना। ऑपरेशन मतलब 50 साल तक वो बिल्डिंग खड़ी रहने वाली है, उस 50 साल में आज से 5 साल बाद वो विंडो चेंज करनी है, 100वें फ्लोर की 18वीं विंडो चेंज करनी है, और लिफ्ट की मेंटेनेंस का टाइमलाइन आ चुका है, लिफ्ट को चेंज करना है या चेकअप करना है एक बार, क्योंकि उसके मैन्युफैक्चर ने उसको 3 साल की वारंटी दी थी, हर साल उसकी जो है वो सर्विस करवानी है। तो वो पूरी ऑपरेशनल जो होती है ना, जितने साल तक वो चलने वाला है, तब तक बिम जो है वो आपकी हेल्प करता है बताने में कि कौन सी विंडो चेंज करनी है। अब ऐसा तो नहीं कि विंडो टूटेगा तभी आप चेंज करोगे। 100वें फ्लोर में विंडो टूटेगा तो सोच लो क्या एयर प्रेशर निकल के आएगा। तो उससे पहले ही तो ये पूरी ऑपरेशनल कॉस्ट भी संभालता है, कंस्ट्रक्शन देखना, टाइम देखना। तो इसलिए यहाँ पर फेडरल मॉडल्स बनाए जाते हैं साथ में, मतलब मॉडल बनाए जाते हैं, 3D होता ही होता है, साथ में आप ये समझो कि उसके अंदर डेटा तो होते ही होते हैं, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन या फिर टाइमलाइन तो होता ही है। फेडरल मॉडल के थ्रू क्लैश डिटेक्शन भी करवाया जाता है कि 2 पाइप आपस में नहीं टकराए, कहीं से डक्ट पाइप जा रहा है, कहीं से ऑक्सीजन पाइप जा रहा है, अगर हॉस्पिटल है तो ऑक्सीजन पाइप भी जाएगा, फिर वहीं से कहीं इलेक्ट्रिकल पाइप जा रहा है तो वो आपस में टकराए, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। एक कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग को, सर्विसेज को या एयरपोर्ट को बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये एक बेसिक टूल है, 2D को 3D कन्वर्ट करने से नहीं बनता है। इसलिए आज भी इंडिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो अब बिम में स्विच हो रहे हैं। अगर इंडियन कंपनी नहीं कर पा रही तो बाहर के आर्किटेक्ट को या PMC कंसल्टेंट को हायर किया जा रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को हायर किया जा रहा है कि वो बिम के थ्रू बनाए, ताकि ऑपरेशनल कॉस्ट में वो आपकी हेल्प करे कि कब क्या चेंज करना है या रिपेयर करना है या सर्विस करना है, वो भी पता रहे। तो इससे मोर और लेस आपको समझ में आ गया होगा कि आप एक डॉक्टर है लेकिन उसके बाद एक सर्जन बनते हैं, तो वही उसका एक स्पेशलाइजेशन फील्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप बिम मॉडलर बन गए तो आप जो है वो आर्किटेक्ट वाला जो अपना नेचर है वो खो चुके होगे, डिजाइनिंग वाला नेचर खो चुके होगे। नहीं, हाँ ये है, क्योंकि अब वो डिजाइनिंग से ऊपर की बात हो रही है तो आप ज्यादा एक्सेल शीट पे बैठोगे, ज्यादा रेविट सॉफ्टवेयर पे, ज्यादा कैलकुलेशंस पे बैठोगे। ये चीजें जरूर है, मतलब आप ज्यादा टेक्निकल
टेक्निकल पार्ट देखोगे उसी प्रोजेक्ट का, जहां पर पहले आप सिर्फ डिजाइनिंग ऊपर ऊपर की क्रीम देखा करते थे, वहां पर जैसे एक स्ट्रक्चर इंजीनियर अंदर का ढांचा देखता है, आप ऊपर की क्रीम देखते हो, मतलब की स्किन देखते हो, एस्थेटिक्स देखते हो, वहीं पर बिम मॉडलर जो है वो सब कुछ देखते हुए उसके टेक्निकलिटी फिजिबिलिटी पे ज्यादा वर्क करता है, उसके डिटेक्शन पे। बेसिकली जो रियल साइट बनने वाली है, रियल बिल्डिंग बनने वाली है, उसका पूरा एग्जैक्ट मैपिंग, एग्जैक्ट ट्रू कॉपी जो है ना वो बनाता है आपका। और इसी का एग्जांपल मैंने आपको एलओडी से भी दिया था। एलओडी का एग्जांपल अगर एक और छोटा सा सुना तो आप ये सुन सकते हो, मान लो जी कि एक जॉर्डन का शूज आया मार्केट में या एप्पल का आईफोन आया है, उसका ट्रू कॉपी जो हम बोलते हैं फर्स्ट कॉपी मिलना। फर्स्ट कॉपी मतलब कि एकदम ट्रू नेचर का बन जाना, मोर और लेस, सिर्फ थोड़ा बहुत तो ये अंतर देखने को मिलेगा, बहुत हाई डिटेलिंग में जाओगे, फिर सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, फोर्थ कॉपी, उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन या डिटेलिंग कम कम दिखनी स्टार्ट होती है ना। तो वैसे ही एलओडी भी है। एलओडी 500 है तो मतलब एकदम ट्रू कॉपी बनाया है, जो रियल में बनने वाला है उसका एकदम ट्रू बनाया है आपने कंप्यूटर के अंदर। उसका आप सिमुलेशन कर सकते हो, क्लैश ट्रेस कर सकते हो, थर्मल इंसुलेशन देख सकते हो कितना थर्मल होने वाला है, विंड कैलकुलेशन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। फिर वैसे ही कम कम डिटेलिंग होती चली जाएगी, जैसे सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, फोर्थ कॉपी होती है, सेम वैसा। थोड़ा लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, प्रोफेशनल लैंग्वेज में नहीं समझा रहा, लेकिन मैं हर एक इंसान को समझाने की कोशिश में इस तरीके की लैंग्वेजेस या वर्ड्स यूज कर रहा हूँ ताकि हर किसी को समझ में आ सके। अच्छा, बहुत से आर्किटेक्ट्स और आगे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि पैरामेट्रिक डिजाइन और बीम में कितना डिफरेंस है। देखिए, इतना ही डिफरेंस है कि पैरामेट्रिक डिजाइन में ज्यादा फोकस किया जाता है फॉर्म्स में, ज्योमेट्रीज में और उनके वेरिएशंस में, कि कौन कौन से वेरिएशंस हम बना सकते हैं पूरे बिल्डिंग के ओवरऑल अगर एस्थेटिक्स को देखा जाए तो कैसा बना सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बीम की बात करें तो वो जो आपने पैरामेट्रिक डिजाइन बनाए हैं उसको आप बीम मॉडलर को दोगे तो वो उसके फीजिबिलिटी की, कॉस्टिंग की, टाइम शेड्यूलिंग की और स्ट्रक्चर की और उसके बाद एस्थेटिक्स की, ये सब चीजों की जो बात करेगा तो अगेन पैरामेट्रिक डिजाइन में बना सकते हो। पैरामेट्रिक डिजाइन के बाद भी बीम मॉडल लगेगा कि वो बनेगा कैसे, कैसे उसके ऑपरेशन कॉस्ट कैसे चलेगी, तो वो सब चीजें तो वो लगेंगी ही लगेंगी। मतलब कि पैरामेट्रिक डिजाइन के भी जो पर्टिकुलर निश है वो आप बीम मॉडलर कह सकते हो, क्योंकि उनको भी उनके थ्रू होते हुए गुजरना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हम फिजिबिलिटी, वर्केबिलिटी और स्ट्रक्चर, इन सब चीजों के ऊपर बात करते हैं जो कि बीम में लगता है। बेसिकली टेक्निकल चीजों के ऊपर बात करना, ये सब चीजें बीम में लगती है। तो मोर और लेस डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी आप डिजाइनिंग की ही बात कर रहे हो, बस एडवांस वर्जन के डिजाइनिंग की बात कर रहे हो, ज्योमेट्री की बात कर रहे हो, फॉर्म्स वेरिएशंस की बात कर रहे हो, जो कि पैरामेट्रिक में होता है। अच्छा, अब इस बीम के सॉफ्टवेयर के इकोसिस्टम को समझो। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग जो करनी पड़ती है, पहला स्टेप जो होता है वो है आपका रेविट सीखना, क्योंकि रेविट में 60% मार्केट एक्वायर कर रखा है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दी। तो रेविट सीखते हो, बेसिकली यहाँ पर आप मॉडलिंग सीखते हो, 3D मॉडलिंग करना और उसमें डेटा को इनपुट करना, मतलब डेटा डालना, ये सीखते हो। उसके बाद आता है नेविश वर्क या फिर सॉलिब्री जैसे सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली नेविश वर्क ही समझो आप, क्योंकि वो भी ऑटोडेस्क का ही प्रोडक्ट है। तो नेविश वर्क से आप क्लैश डिटेक्शन और कोऑर्डिनेशन जो है वो देखते हो कि कोऑर्डिनेशन सही जा रहा है या नहीं जा रहा, और क्लैश डिटेक्शन देखना कि दो चीजें आपस में क्लैश तो नहीं कर रही अगर रियल में बनाया जाएगा, क्योंकि साइड पे गलती निकालने से अच्छा है कि वो चीज सॉफ्टवेयर पे ऑटोमेटिकली पता चल जाए, उससे टाइम भी बचेगा, लेट भी नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है बड़े प्रोजेक्ट्स में हर एक दिन लेट होने की भी पेनल्टी आपको देनी पड़ती है अगर आपने उस प्रोजेक्ट का टेंडर ले रखा है तो इसीलिए वो हर एक चीज को देखा जाता है। ठीक है, और ये सिर्फ बात पैसे की नहीं होती, बात ये भी होती है कि भाई रियल में कोई ऐसी चीज हो जाए कि पूरा ब्लंडर ही हो जाए, मतलब कि वो बन ही नहीं पाए, फिजिबिलिटी नहीं हो पाए, आपको बाद में पता चले कि कुछ बड़ा मिस्टेक हो गया है, तो इसलिए उसको सॉफ्टवेयर में ट्रू कॉपी के थ्रू बना के देखा जाता है, जो कि हम एलओडी 500, 600, 700 से भी करते हैं। उसके बाद लास्टली आता है वही जो आपने मॉडल बनाया उसको रेंडर करना, जो कि आप टू इन मोशन या फिर एंडस्केप से करते हो। मोस्टली लोग जो है वो एंडस्केप यूज करते हैं, स्पेशली अब्रॉड की अगर बात करें तो वो मोस्टली जो है वो एंडस्केप की बात करते हैं। बाकी ये तो बात होती है कि कौन सा आपको लाइसेंस आप खरीदना चाहते हो, उसके ऊपर होता है कि इनकी कॉस्टिंग क्या है और एंडस्केप कितना फीजिबल है, कौन अच्छा अपग्रेड दे रहा है, किसकी जो है वो सपोर्ट जो टीम है वो अच्छी है, उस पर डिपेंड है। तो मोर और लेस आप ये मान के चलो कि एंडस्केप ज्यादा वर्क करता है रेविट के साथ, तो लोग रेविट में जो है वो उसके बाद एंडस्केप की तरफ जाते हैं। तो ये विजुअलाइजेशन टूल है, विजुअलाइज करते हो। फिर अगर आपको स्ट्रक्चर की तरफ जाना है तो टेक्ला सॉफ्टवेयर आता है, तो टेक्ला सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसकी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटीज और ये सब चीजें चेक करते हो, विंड लोड और ये सारी चीजें चेक करते हो। और अगर रेविट से हटकर अगर आपको डिजाइनिंग में थोड़ा ज्यादा जाना है, मतलब रेविट क्या है, थोड़ा डिजाइनिंग कंस्ट्रेंट थोड़ा ज्यादा है, अगर आपको डिजाइन करना है तो आप आर्किटेक्ट से स्टार्ट करते हो, क्योंकि आर्किटेक्ट में डिजाइनिंग के टूल्स थोड़े ज्यादा है कंपैरेटिवली टू रेविट से। ठीक है, तो बस ये फर्क आता है, लेकिन स्टिल 60% मार्केट जो है एक्वायर्ड रेविट ने कर रखा है, आर्किटेक्ट ने नहीं किया। उसके बाद बस लास्टली यही बोलूंगा कि बीम इज नॉट इक्वल टू रेविट, बट यस रेविट इज द फाउंडेशन एंड द फर्स्ट स्टेप टू गो अहेड इन योर बीम कैरियर। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो ये है। तो आप ये कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते, दैट इज टोटली सब्जेक्टिव। ऐसा नहीं है कि बीम ही रेविट है और रेविट ही बीम है, ये नहीं है, पर ये इसका फाउंडेशन है, बेसिक स्टेप है। अगर आपको एज अ फ्रेशर जॉब चाहिए कहीं पर भी तो आपको रेविट आना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। बाकी वो पूरी थ्योरी तो याद ही है ना, कोलैबोरेशन होना, इन्फॉर्मेशन होना, मॉडलिंग बनाना, तो उस थ्योरी को आप समझो कि वो चीजें मेन है, बीम का मतलब एक्चुअली में वही है। अब लास्टली टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि आप रेविट को सीखोगे कैसे या बीम को सीखोगे कैसे। देखिए, हमारा खुद का एक कोर्स है मास्टरी इन रेविट, जहां पर हमने बिगिनर से आपको एडवांस लेवल तक सिखाया है। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पर हमने आपको एक एक चीज डिटेल में सिखाई है कि कितने प्रोजेक्ट एनवायरमेंट होते हैं, कौन सा वर्जन आप लोग के लिए यूज करना होता है रेविट के अंदर। उसके बाद एक एक चीज, प्रोजेक्ट यूनिट होना, इन्फॉर्मेशन डालना, उसकी कैलकुलेशन शीट निकालना, हमने हर एक चीज डिटेल में बताया है। इवन उसकी शेड्यूलिंग निकालना, हर एक चीज डिटेल में। 3 प्रोजेक्ट के ऊपर हमने आपको सिखाया है। पहला है बिल्डिंग बेसिक हाउस बनाना, फिर ऑफिस बिल्डिंग बनाना, और उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्चुअल जो है वो बिल्डिंग्स बनाना। तो ये 3 प्रोजेक्ट हमने कवर किया है इस पूरे कोर्स में, सिर्फ और सिर्फ जो आप कह सकते हो कि 999 का आपको एक कोर्स देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट में फ्यूचर रेडी स्किल्स है, आज ही सीख लो, इसी के अंदर ही अपग्रेड्स आने वाले। जो आप ये सुनते हो ना कि आपको फ्यूचर में एआई देखने को मिलने वाला है, वो रेविट के अंदर ही चेंजेस होंगे। ऑटोडेस्क ने अभी से अपने अंदर एआई को इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो डेफिनेटली गो चेक इट
इट आउट आवर कोर्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, सिर्फ 999 का, और आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हो। और इतनी डिटेलिंग में आपको कोई नहीं सिखाएगा, आप चाहे कंपेयर कर लेना हमारे कोर्स को किसी अदर कोर्स से। डेफिनेटली आई एम सेइंग दिस, इफ आई एम सेइंग दिस आई एम मीनिंग दिस टू। मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि हाँ, हमारा कोर्स सबसे वैल्यूएबल है। 999 की कॉस्ट में आपको सबसे ज्यादा और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, आपको कॉन्फिडेंस के साथ आपको पूरा हम Revit सिखाएंगे, और ये पूरा कोर्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली गो चेक इट आउट दिस कोर्स। तो मिलते हैं फिर कैसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अगर आपको BIM के बारे में और डिटेल में जाना है, LOD जानना है, कौन से कंट्रीज में है, कौन से कंट्रीज में नहीं है वो जानना है, तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू।